कुछ विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आरटी 2009 है, उसमें तो बहुत सारी धाराएं हैं, इतनी धाराओं को कैसे याद करेंगे। तो उनके लिए मैं बता दूं, जो रीट का सिलेबस है वहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व है। अब तक के जितने भी प्रश्न हैं आरटी 2009 से संबंधित, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, अध्यापकों की भूमिका और दायित्व है। देखिए ये जो अध्याय 4 है, आरटी के अंदर हम अध्याय पढ़ते हैं, तो उसका जो चौथा अध्याय है, सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, सबसे बड़ा अध्याय है, उसी अध्याय का नाम है। और इसमें धारा आती हैं आपके 12 से लेके 28 तक की जो धाराएं हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। तो जिनको ये लगता है कि आरटी में बहुत सारी धाराएं हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप इन धाराओं को तो विशेष रूप से तैयार करेंगे। 12 से 28 के अंतर्गत जो जो धाराएं आती हैं उनको आप बहुत ही सीरियसता के साथ पढ़ेंगे, और उनकी हर एक चीज़ आपको, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार आता है और एग्ज़ाम में आपको निश्चित तौर पे यहीं से ही आपको प्रश्न मिलेगा। लेकिन हम वही बात करें कि पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें, और वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है राइट टू एजुकेशन। देखिए इसका फुल फॉर्म तो आप सब लोगों को पता होगा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि निःशुल्क जो है वो पहले आएगा, अनिवार्य बाद में आएगा। कई बार ऑप्शन में मैंने देखा है अनिवार्य एवं निःशुल्क, यानी कंपलसरी एंड फ्री होगा या फ्री एंड कंपलसरी होगा। तो भाई साहब पहली चीज़ तो आपको यही पता होनी चाहिए कि फ्री पहले आएगा और कंपलसरी बाद में आएगा, निःशुल्क पहले, अनिवार्य बाद में। ये चीज़ आपको विशेष तौर पे पता होनी चाहिए। आरटी की फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं तब आता है ये, यानी द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी है, कंपलसरी एंड फ्री मत कर देना, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात आप याद रखेंगे, आरटी है वो प्राइवेट स्कूल के लिए, सरकारी स्कूल के लिए, सब पर लागू होता है। लेकिन कुछ स्कूल हैं जैसे नवोदय विद्यालय हैं, जैसे मिलिट्री स्कूल हैं, उन पर यह लागू नहीं होता है। दूसरी बात, एक चीज़ आप ये याद रखेंगे, 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए आरटी लागू है। और भारत देश आरटी को लागू करने वाला दुनिया का 135वां देश बन चुका है, यानी 134 देश पहले ये काम कर चुके हैं। तो देख सकते हैं भारत की कितनी खराब स्थिति है। फिर भी देखते हैं, हमारे लिए तो ये पता होना चाहिए बस, मोटी मोटी चीज़ें। अब देखिए यहाँ से प्रश्न भी आ सकता है, आरटी 2009 है, क्या ये संवैधानिक रूप से प्रावधान है, क्या संविधान में इसका उल्लेख है? जी हाँ है। मौलिक अधिकार में भी उसका उल्लेख है, नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें भी इनका उल्लेख है, मूल कर्तव्य जो हैं उनमें भी 11वां जो मूल कर्तव्य है वो, उनमें आरटी 2009 यानी शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। तो मौलिक अधिकार में जो 21 अनुच्छेद 21 क है, ये बहुत पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कौन सा है, तो 21 क है, 21 क है, ये भाग 3 के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो है वो निःशुल्क बालकों को शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। दूसरी बात देखो, एक बात मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जैसे मौलिक अधिकार हम पढ़ते हैं, संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो 21वां अनुच्छेद 21 है वो कौन से मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, कभी ना कभी फिर से पूछा जाएगा, तो कमेंट करके आप मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैंने चीज़ ये लिखी नहीं है, आप लोगों को देखना चाहते हैं। दूसरी बात, नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ते हैं, वहाँ पे जो आर्टिकल 45 है उसमें भी शिक्षा के अधिकार अधिनियम की बात का जिक्र होता है, बच्चों को बढ़ाने की बात का जिक्र होता है, ये भाग 4 के अंतर्गत आता है। और मूल कर्तव्य जो हैं, मूल कर्तव्य हैं उसमें भी 11वां मूल कर्तव्य शिक्षा जो है उसके अंतर्गत जोड़ दिया है कि बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ये आर्टिकल जो है 51 क के अंतर्गत आता है। 86वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसमें ये चीज़ें जोड़ी गई थी। तो मेरे ख्याल से यहाँ से प्रश्न कोई आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं इनको PDF आपको भेज दूंगा। इसके बाद देखो, ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आरटी का विधेयक राज्यसभा में आया था, राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया।
अमूमन हम देखते हैं कि पहले बिल जो है वो लोकसभा में आता है, लेकिन आरटीआई का बिल पहले राज्यसभा में आया, और यहाँ पे आने के बाद इसको 20 जुलाई अगर यहाँ से पास हो गया तो लोकसभा में इसको ज़्यादा समय नहीं लगा, और करीबन आप देख सकते हैं 20 जुलाई के बाद 10 और 15 या 14-15 दिन के बाद जो है लोकसभा ने इसे पारित कर दिया, यानी अगस्त वाली जो अगले मंथ वाली 4 तारीख है उसको लोकसभा ने पारित कर दिया। अब कोई भी विधेयक होता है उस पर मोहर कब लगती है, कानून कब बनता है, तो वो बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से। तो राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कब किए, राष्ट्रपति ने कब पारित किया, 26 अगस्त 2009 को, 26 अगस्त 2009 को। और उस समय जो राष्ट्रपति कौन थी, वो प्रतिभा पाटिल थी। तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और तीनों डेट आपको पता होनी चाहिए, 20/4/26, 20/4/26, 20 जुलाई राज्यसभा में, 4 अगस्त लोकसभा में, 26 अगस्त राष्ट्रपति ने। इसके बाद 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में इसे लागू कर दिया गया, और उस समय जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। अब देखिए अगली बात आपको पता होनी चाहिए कि आरटी में क्या है, तो 7 अध्याय हैं। क्या है, 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, और 1 अनुसूची का जिक्र है। 7 अध्याय में सबसे छोटा अध्याय आपसे पूछ लिया जाए तो पहला अध्याय है, और सबसे बड़ा अध्याय जो है वो है चौथा अध्याय, और ये सबसे इम्पोर्टेंट अध्याय है, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें विद्यालय एवं शिक्षकों के दायित्व जो हैं, महत्वपूर्ण धाराएं इसमें लिखी हैं, और यही आपके सिलेबस में मुख्य रूप से डाल रखा है। इसमें धाराएं आती हैं 12 से लेकर 28 तक। अब देखिए सीधा चलते हैं प्रमुख धाराओं पर। देखिए धारा 3 आपको पता होनी चाहिए, वैसे धारा 1 में कुछ भी नहीं है। धारा 1 हो, अनुच्छेद हो, इसमें क्या आता है, कोई भी जब कानून बनता है तो उसकी फुल फॉर्म आ सकती है, उसका नाम आ सकता है, वो चीज़ें आती हैं। और धारा 2 में क्या है, परिभाषा भी आ सकती है, आरटी का परिभाषा क्या है। और धारा 2 में कुछ विशेष वर्ड डाल रखे हैं, विशेष वर्ड दे रखे हैं, जैसे जैसे मान लीजिए जैसे समुचित सरकार, समुचित सरकार, तो ये धारा 2 के अंतर्गत हैं। कुछ वर्ड डाल रखे हैं, जैसे प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि पूरी आरटी आप पढ़ेंगे तो ये बार बार आएंगे, प्रारंभिक शिक्षा, समुचित सरकार, तो इनका उल्लेख पहले ही कर दिया भाई, समुचित सरकार है, इसका अर्थ आपको ये मानना है कि यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की बात हो रही है। और प्रारंभिक शिक्षा को आपसे अर्थ जो पूछा जाए तो वो आपको ये मानना है कि कक्षा 1 से 8 तक की क्लास है। तो कुछ परिभाषाएं धारा 2 में लिखी हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 3 जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी आपको याद रखना है। 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं, प्रत्येक बालक को अपना जो निजी विद्यालय है उसमें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। बस मतलब जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं मुख्य रूप से वो किस में है, धारा 3 में है। धारा 4 आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि आयु के अनुसार इसमें प्रवेश दिया जाएगा, आयु के अनुसार बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, धारा किस में उल्लेख है, ये धारा 4 के अंतर्गत। अब देखिए धारा 4 है वो आयु के अनुसार कैसे आपको पता होना चाहिए। वैसे ये बात हम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए 11 साल का कोई बच्चा आ गया और वो कहेगा मैं तो अब पढ़ना स्टार्ट करूँगा, तो सीधी सी बात है कि 11 साल के बच्चे को आप पहली क्लास में नहीं रखेंगे, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, आयु के अनुसार उसको प्रवेश देंगे। तो आयु उसकी 11 है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि ये जैसे 5 साल छोड़ते हैं तो लगभग 6ठी या 5वीं 6ठी के अंदर इसको प्रवेश दिलाएंगे। वो अलग बात है कि उस बच्चे को कैसे इम्प्रूव करना है, कोई विशेष कोर्स विशेष प्रशिक्षण देके उसको पढ़ाना तो पड़ेगा, लेकिन आप प्रथम क्लास में उसको नहीं डाल सकते। जो कमी पीछे कर रही है वो आपको अलग से विशिष्ट प्रशिक्षण देकर आपको ही पूर्ति करनी पड़ेगी। मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि धारा 4 में आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। अब मान लीजिए प्रवेश दे दिया और उस बच्चे को मान लीजिए स्कूल जच्ची नहीं, कि मेरा तो पसंद को नहीं आया, गुरुजी हैं वह जोर का को नहीं, स्कूल को वातावरण जोर को नहीं, मैं तो दूसरी स्कूल में पढ़ती हूँ। तो ऐसे समय में कोई भी संस्थान है वो टीसी देने से मना नहीं कर सकता। इस बात का उल्लेख धारा 5 में लिखा गया है, साफ साफ पे लिखा है कि आप टीसी देने से मना नहीं कर सकते। बच्चे की जिस स्कूल में मर्जी है वो जाएगा, आपको टीसी देनी पड़ेगी। ये धारा 5 में लिखा है, ये भी आपको थोड़ा सा रिविजन कर रहे हैं तो पता होनी चाहिए। धारा 6 में क्या है, धारा 6 में विद्यालय की दूरी है। जैसे क्लास 1 से 5 तक की है तो उसके लिए 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल होनी चाहिए, और 6 से 8 जो हम लेवल 2 की बात करते हैं तो उसके लिए 2 किलोमीटर की दूरी रखी गई है। मान लीजिए
इससे दूरी अधिक हो तो वो अलग बात है कि ट्रांसफर वाउचर के रूप में पैसे दिए जाते हैं कि 1 किलोमीटर वाले को 10 रुपये प्रति उपस्थिति पर दिए जाते हैं, और 2 किलोमीटर वाले को 15 रुपये। मान लीजिए कोई स्कूल नहीं है, इस दायरे के अंतर्गत नहीं आती है, तो उस बच्चे को पैसा दिया जाता है, 10 रुपये दे दिए भाई। प्रतिदिन आएगा तो उस प्रतिदिन उपस्थिति पर है, नहीं आएगा तो उसको 10 रुपये नहीं मिलेंगे, और इसको मिलते हैं 15 रुपये। तो ये थोड़ा सा पता रहना चाहिए आपको। वैसे यही बात पता रह जाए तो ही घनी है कि 1 से 5 तक के लिए 1 किलोमीटर दायरे में, और 6 से 8 तक 2 किलोमीटर, यही प्रश्न पूछा जाता है। धारा 7 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा पता रखिएगा कि इस पे पैसा कौन लगाएगा। आरटीई है, उसमें पैसा कौन देगा, तो वित्तीय प्रभार जो है वो केंद्र और राज्य का अनुपात दे रखा है। पहले तो ये 55-45 था, फिर अनुशंसा हुई, 65-35 हुआ, फिर 68-32 पर भी बात हुई। लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं कि समसा की बात आ रही है, समसा जो जब से बना है और अभी इसका कार्यकाल भी पूरा होने वाला है, तो समसा की कोडिंग आपसे पूछे तो 60-40 ही आपको करना है। और मेरे ख्याल से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको ये इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और पूर्वोत्तर राज्य में पूछे तो ये अनुपात कितना है, 90-10 का है। पहले किसका है, केंद्र का है, बाद में किसका है, राज्य का है। तो थोड़ा सा आपको ये पता लगना है। सर्वप्रथम पूछे तो ये अनुपात 55-45 का था, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बने तो आपको गलत नहीं करना है। धारा 8 क्या है, देखिएगा धारा 8। धारा 8 में लिखा है कि समुचित सरकार के दायित्व दे रखे हैं। समुचित सरकार के दायित्व, अब समुचित सरकार मैंने आपको केंद्र और राज्य दोनों सरकार दे रखा है, तो वो चीज़ आपको समझना है। उसके उद्देश्य दे रखे हैं कि 6 से 14 का बालक है उसको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी है, तो इस बात का उल्लेख धारा 8 में है। धारा 10 में अभिभावकों के दायित्व दे रखे हैं कि मारो काम कोई नहीं कि मैं ही बच्चन पढ़ाऊंगा, थाने भी स्कूल भेजना पड़ेगा टाबरान। ठीक है, तो टाबरा अभिभावक जगह हुए, गार्जियन हुए, माता पिता हुए, बाको भी एक दायित्व है, वो धारा 10 में ले गए कि थे भी टाबर ने स्कूल भेजो, तो वो चीज़ को भी थाने पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट धारा है भी, याद रखें धारा 10। धारा 10 में अभिभावकों का दायित्व है। इसके बाद चलिए धारा 11 में कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 12 देखिए, धारा 12 वैसे इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीटें क्या हैं, आरक्षित हैं। कोई भी निजी विद्यालय है उसमें 25% सीटें तो आरक्षित ही, और बाकी के लिए ही अलाभप्रद समूह है, जिया SC ST है, MBC है, विकलांग है, कोई भी है, दुर्बल वर्ग को जो भी आए, BPL परिवार को है, तो बा बच्चन के हैं लॉटरी सिस्टम निकाले जाए, बच्चा ज़्यादा हो जाए तो लॉटरी सिस्टम हो, बाकी 25% सीटों पर प्रवेश है वो निजी विद्यालय को देना पड़ेगा। ये बात धारा 12 में लिखी है, तो मेरे ख्याल से ये भी आपको पता रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है भाई, धारा 12 याद रख लेना। धारा 13, धारा 13 ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा पता रखिएगा। धारा 13 में लिखा है कि अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक, जैसे मान लीजिए प्रवेश हो रहे हैं तो आप उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं लगा सकते बच्चों का, आप उनको फीस भी नहीं ले सकते, बच्चों की फीस है वो भी नहीं ले सकते, फीस के अकॉर्डिंग आप ले कर लें, कोई इंटरव्यू ले ले, माता पिता का इंटरव्यू ले ले कि इसके अनुसार हम इस बच्चे को एडमिशन देंगे, नो, ऐसा उल्लेख इसमें नहीं है। और ऐसा आप करते हैं तो फर्स्ट बार चार्ज आपका आता है 25,000 रुपये का, सीधा जुर्माना राशि है ये 25,000 रुपये, थोड़ा सा पता रखिएगा, जुर्माने का प्रावधान दे रखा है। सेकंड में आप है ये 50,000 के आसपास, ठीक है, तो इतना आपसे नहीं पूछेगा। धारा 13 में अनुवीक्षण प्रक्रिया का रोक है बस। धारा 14 क्या है कि आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश भी देंगे। किसी बच्चे का मान लीजिए जन्म तिथि क्या है, तो उसके संदर्भ में जो है कोई उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्रवेश देना पड़ेगा। मुख्य रूप से ये 3 चीज़ें आपके पास चल जाएंगी कि मान लीजिए किसी को एडमिशन करवाना है तो नहीं है आयु प्रमाण पत्र, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई साहब अस्पताल में जो नर्स है, अस्पताल में आपका जो है जन्म हुआ तो उस नर्स से कोई लिखित उसकी रजिस्टर में देखें, कोई दाई है तो वहाँ से कोई याद तारीख तुरीख याद है तो वो भी चल जाएगी। या फिर जैसे आंगनवाड़ी में प्रारंभिक शिक्षा होती है छोटे बच्चों की, तो वहाँ पे आप कोई भी लिखा हुआ आप लिखा सकते हैं। अगर ये दोनों भी आपके पास नहीं है तो भाई साहब माता पिता लिख के कहते कि मेरे तो बच्चे की आई जन्म तिथि राखनी, तो भाई साहब बाबी चलसी। कहने को मतलब इतो ही है कि धारा 14 थाने याद रखनी है। धारा 14 में यह बात लिखेड़ी है कि आयु प्रमाण पत्र के अभाव में भी प्रवेश दिया जाएगा, आयु प्रमाण पत्र के अभाव में भी प्रवेश दिया जाएगा, और ये चीज़ें हैं वो चल सकती हैं। अगली देखो धारा 15। धारा 15 में कह रखा है
कि प्रवेश की अंतिम तिथि क्या है, 30 सितंबर है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं कि संपूर्ण सत्र है वो प्रवेश से चलता रहता है। तो ये थोड़ी सी आप इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। आगे वाली देखो, धारा 16 ये इम्पोर्टेंट है, इसमें संशोधन भी हो चुका है। 1 से 8 तक की जो कक्षा है उसे आप फेल नहीं कर सकते, उसे आप क्या नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते। तो इसमें देखो क्या है, इसमें एक संशोधन हो चुका है कि भाई फेल क्यों नहीं कर सकते, ऐसे तो फिर बच्चे आगे कैसे सक्सेस होंगे। कोई बच्चा कमज़ोर है, आप उसको पास किए जा रहे हैं, तो इसके लिए एक विधेयक लाया गया 2017 में, आरटी संशोधन विधेयक। ये याद रखना, आरटी की किसी भी धारा में संशोधन हो सकता है और उसका अधिकार केंद्र सरकार को है। वैसे विशेष प्रावधान दिए हैं आरटी राज्य सरकार को भी, उसकी भी वहाँ बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए एक विधेयक आया और जुलाई 2018 में इस विधेयक को जो है अनुमति दे दी गई लोकसभा ने, और जनवरी 2019 में ये राज्यसभा में भी पास हो गया, पारित कर दिया। इसमें क्या था, इसमें ये था कि कोई बच्चा फेल हो गया, तो फेल हो गया तो भाई क्या करेंगे, अब फेल हो गया तो उसको विशेष ट्रेनिंग देंगे, एक बार फिर उसकी परीक्षा लेंगे। अब भी वो फेल होता है, दोबारा वो फेल होता है, तब जो है उस बच्चे को 1 क्लास रोका जा सकता है, ये बात कही गई है। यानी राज्य सरकार यदि चाहे तो उस बच्चे को है वो रोक सकती है, ऐसे बच्चों को। तो इस प्रकार की ये बातें कही गई है नो डिटेंशन पर, ठीक है। तो ये आपको तो इतना ही याद रखना है कि फेल नहीं कर सकते, किस धारा में उल्लेख है, धारा 16 में उल्लेख है, लेकिन आप फेल कर सकते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। धारा 17 को खतरा से याद रखो, 17 खतरा, 17 खतरा याद हो जाएगा ना। धारा 17 क्या है, शारीरिक रूप से चाहे मानसिक रूप से आप दंडित कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, ना तो उसे मार सकते, पीट सकते, ना उसे कड़वी नज़र से भी देख सकते, तीखी नज़र से आप नहीं दे सकते किसी भी बच्चे को, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते, ये धारा 17 में उल्लेख है। तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, 17 खतरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। धारा 18 क्या है, धारा 18 है कि स्कूल चलाने के लिए भाई साहब मान्यता होनी चाहिए, स्कूल चलाने के लिए क्या होनी चाहिए, मान्यता होनी चाहिए। और बिना मान्यता के आप स्कूल चला रहे हैं तो भाई साहब जुर्माना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 1 लाख है। और आप जिद्दी हो जाते हैं और चलाते रहते हैं तो पर डे के हिसाब से 10,000 रुपये लगते हैं। तो आपको इतना ही याद रखना है कि स्कूल चलाने के लिए मान्यता होनी चाहिए, धारा 18 में उल्लेख है, वैसे इंपॉर्टेंट ये नहीं है, 17 वाली इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धारा 19 में क्या लिखा है कि विद्यालय मान्यता हेतु मापदंड दे रखे हैं, भाई आपको विद्यालय में मान्यता लानी है तो ये मापदंड होने चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, इतने टीचर होने चाहिए, एक रसोई होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तब मान्यता मिलती है। तो इससे संबंधित प्रावधान दे रखे हैं। एक चीज़ ये विशेष ध्यान रखिएगा, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, एक बार आया भी है कि शिक्षण घंटे और कार्य दिवस दे रखे हैं कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कुल कार्य दिवस कितने होते हैं, 200 होते हैं। प्राथमिक स्तर पर कुल कार्य दिवस कितने होंगे, 200। कुल शिक्षण घंटे कितने होंगे, 800 होंगे। सीधा प्रश्न आता है कि प्राथमिक स्तर पर कुल शिक्षण घंटे 800, याद रखिएगा। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कार्य दिवस कितने होंगे, 220 दिन होगी, 220 दिन। और शिक्षण घंटे कितने होंगे, 15, 200 220। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 200, उच्च प्राथमिक के लिए 220। घंटे की बात करें तो शिक्षण घंटे 800 तो हैं, कम है वो तो किस में जाएंगे, प्राथमिक स्तर में, ज़्यादा है वो किस में जाएंगे, उच्च प्राथमिक स्तर में। थोड़ा सा आप एक बार देखें तो मेरे ख्याल से गलत नहीं करेंगे। और पिछले साल ये प्रश्न आया था, कैलकुलेट कर लिया था लोगों ने कि प्रत्येक सप्ताह अध्यापक हेतु 45 घंटे हैं वो शिक्षण के घंटे, और उसमें तैयारी के घंटे शामिल हैं। प्रत्येक सप्ताह है, प्रत्येक सप्ताह की बात करिए, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न आया हुआ है, मेरे ख्याल से कोई गलत नहीं करेगा, आप सब लोगों ने पढ़ लिया है। 45 घंटे और तैयारी की, तैयारी का मतलब है कि अदर एक्टिविटीज़ भी शामिल हैं, आप शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ और चीज़ें करवाते हैं, शारीरिक वो खेल कूद वगैरह वो सारी चीज़। खैर आगे बढ़िए। धारा 20 क्या कहती है, किसी भी धारा में संशोधन का अधिकार किसे है, केंद्र सरकार को है। किसी भी धारा में संशोधन करना है तो उसका अंतिम रूप से जो अधिकार है वो किसे है, केंद्र सरकार को है, ठीक है। धारा 21 इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आएगा, हर बार आता है। तो उसको मैंने देखिए मोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं, ये चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए, और वैसे आपकी कॉपी में लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। ये एसएमसी का गठन है, स्कूल मैनेजमेंट है, उसका गठन किया गया है, एक समिति है, और विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, इसका गठन किया जाता है।
तो इसमें देखो दो चीज़ें, एक तो साधारण सभा होती है, एक कार्यकारिणी सभा होती है। साधारण सभा में तो कितने ही सदस्य हो सकते हैं, लेकिन ये बैठक जो होती है 3 महीने में एक बार होती है, 3 महीने में एक बार होती है। जबकि ये जो कार्यकारिणी बैठक होती है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से आता है। तो ये बैठक जो होती है वो प्रत्येक अमावस्या को होती है, प्रत्येक महीने की जो अमावस्या है उसको होती है। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं, देखो न्यूनतम तो 15 सदस्य होते हैं। न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य, 15 से कम नहीं हो सकते। वर्तमान में इसकी सदस्यों की संख्या है वो 16 है, ये याद रखिएगा। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या कितनी है, 16 है। और इसमें महिलाएं कितनी हो सकती हैं, प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि एसएमसी के गठन में महिलाओं की सदस्य कितनी है, सदस्य संख्या कितनी होती है, तो 50% होती है। कितनी होती है, 50%। अभिभावक को ये पूछे तो 75%। 75% का मतलब 3/4 इसका होता है, ये 3/4। वर्तमान में जो सदस्य होते हैं ना, कुल सदस्य, उसका 3/4 होता है। जैसे 15 है न्यूनतम सदस्य, 15 है तो 15 का 3/4 कर लीजिए। 16 है तो जैसे 8 क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो वो चीज़ें तो आप कैलकुलेट कर रहे होंगे, आप लोगों ने किया है, याद रखिएगा बस। 75%, महिलाएं कितनी होंगी 50%, अभिभावक होंगे 75%। ठीक है। वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है, 16 है। कार्यकारिणी सभा कब आयोजित की जाती है, प्रत्येक अमावस्या को आयोजित की जाती है। इसका कोरम क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती है, 1/3 होती है। 1/3 यानी 33%। 1/3 अगर एब्सेंट हैं सदस्य संख्या से, तो उसकी जो कार्यकारिणी सभा है वो जो है स्थगित कर दी जाती है। और 7 दिन में पुनः एक बैठक बुलानी पड़ती है भाई। यदि गणपूर्ति पूरी नहीं हो तो 7 दिन में पुनः बैठक बुलानी पड़ती है। तो डे आपसे पूछा जाए कितने दिन बाद बुलाई जाती है, तो 7 दिन बाद। ये भी आपको पता होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना पता है तो एसएमसी के बारे में आपका गलत प्रश्न नहीं होगा। बाकी आपकी कॉपी ने लिखा है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, वो चीज़ पढ़ते रहे। मैंने तो टू द पॉइंट आपको बता दिया। इसके बाद धारा 22 में एक एसडीपी नाम की कोई योजना है, एसएमसी बनाती है उसको, 3 वर्षीय होती है। तो इसका याद रखिएगा। मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं है क्या, कार्यकारिणी की जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष के बाद ये चेंज हो जाती है, 2 वर्ष के लिए। और कोई चीज़ रह गई है तो देख लेना भाई। मेरे ख्याल से तो मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी साधारण सभा है, इसमें इसके बारे में नहीं पूछेगा आपसे ज़्यादा, यहीं से प्रश्न आता है, हर बार प्रश्न यहीं से ही आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए फिर। धारा 23 में क्या है, देखो धारा 23 जो है, शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा +5 वर्ष से पात्रता में छूट की भी बात की गई है। प्रत्येक राज्य में हम जो पात्रता परीक्षा देखते हैं वो उसका उल्लेख इसमें है, धारा 23 में। शिक्षकों की जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है उसका उल्लेख इसमें है, धारा 23 में दिया गया है। ये विशेष तौर पे आप पता रखिएगा भाई। टेट जो हम बात करते हैं टेट की, वो धारा 23 में है। धारा 24 में क्या है, धारा 24 इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे दे रखे हैं शिक्षकों के दायित्व। शिक्षकों के दायित्व दे रखे हैं। मुख्य रूप से 3 दायित्व आपको पता होने चाहिए। एक तो प्रतिदिन आप पे लागू होता है, आप पे खुद पे सोचिए, अगर आप रेट में लग जाते हैं तो प्रतिदिन तो आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ये दायित्व है, धारा 24 में लिखा है। और निर्धारित समय में आपको पाठ्यक्रम है वो पूरा करवाना पड़ेगा, ये भी आपको आपका दायित्व है। इसके बाद जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, उसको नियमित बैठक करके छात्रों की प्रगति के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, अवगत कराना पड़ेगा उनको, आपके बच्चे की ये स्थिति है। ये सारी चीज़ें आपके दायित्व के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और बाकी चीज़ें होती रहती हैं, आपको पता लग जाएंगी। कुछ 3 चीज़ें विशेष तौर पे पता रखिएगा। धारा 25 में लिखा है छात्र शिक्षक का अनुपात दे रखा है। छात्र शिक्षक का अनुपात, वैसे इतना ही बात लिखी है तो ये देख लेते हैं। देखो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर ये अनुपात कितना है। प्राथमिक स्तर पर अनुपात पूछा जाए तो 1 से 60 छात्रों की उपस्थिति पर 2 शिक्षक होते हैं। 1 से 60 छात्रों की उपस्थिति पर कितने होते हैं, 2 शिक्षक होते हैं। 60 से यानी 61 से 90 के बीच हैं तो कितना, 1 शिक्षक बढ़ जाएगा। फिर 190 से 91 से 120 पे जाते हैं तो 1 शिक्षक फिर बढ़ जाएगा, संख्या हो जाएगी 4। 121 से 200 तक हो जाए तो ये संख्या कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। किसकी बात कर रहे हैं, प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, कक्षा 1 से 5 तक की। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्राथमिक स्तर पर एक सामान्य आदर्श अनुपात कितना होता है, एक शिक्षक का और छात्रों के बीच आदर्श अनुपात। तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पे सीधी सी बात है कि 60 पर 2 है तो 30 पर कितना हुआ, 1 हो गया। तो 1:30 का रेशियो किस में है, प्राथमिक स्तर पर। हाँ, ये चीज़ भी विशेष नोट करके मैंने लिखी है कि 150 छात्र उससे ज़्यादा होने पर
5 तो अध्यापक होंगे ही होंगे, इसके साथ एक एचएम की और सुविधा कर दी जाएगी। एचएम भी होगा उन पर, एक हेडमास्टर। ये भी आप इम्पोर्टेंट है, पता कर लेना, याद रखना हमेशा चीज़, कई बार भूल जाते हैं। हाँ, छात्र संख्या 200 प्लस होने पर आदर्श अनुपात है वो कितना हो जाता है, 40 का हो जाता है भाई, सीधी सी बात है। ज़्यादा संख्या बढ़ेगी तो अनुपात भी थोड़ा बढ़ेगा। तो 200 से ज़्यादा होंगे तो क्या करेंगे, 40-40 बच्चों पर एक टीचर रखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर, सब लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, वैसे L1 की भी तैयारी करते हैं, तो लेवल 2 वाले तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है कि 6 से 8 के लिए आदर्श अनुपात कितना होता है, तो आदर्श अनुपात होता है 1:35 होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, सीधा आपसे पूछा जाता है कि आदर्श अनुपात लिखो उच्च प्राथमिक स्तर के लिए, तो 1:35 ही आपको करना है, क्योंकि 1:35 पर एक शिक्षक होता है, 35 से 70 पर 2 होते हैं, फिर 71 से 100 पर आपके 3 चले जाते हैं, और 100 प्लस होते ही 3 तो अध्यापक होंगे और 1 होगा एचएम। प्रत्येक विषय का प्रति कक्षा के लिए है जो है एक टीचर की व्यवस्था होती है। भाषा, उसमें एक भाषा का होता है, गणित विज्ञान का एक ही होता है, 2 होने चाहिए लेकिन एक ही होता है, एक सामान्य विज्ञान का होता है, तो ये भी आप चीज़ें याद रखिएगा। देखो, रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन इस प्रकार से ही करें, सारी चीज़ें एक साथ लिखी हो, फटाफट से उसका रिवीजन हो जाए, तो उसकी होड़ नहीं है, सीधी सी बात ये है। आप इस वीडियो को भले कितनी बार देख लेना, आप खुद भी तैयारी करना, फिर भी आप निष्कर्ष निकालेंगे ना, तो ये चीज़ आपको मिलेंगी कि यार ये चीज़ मेरे याद रह जाए, तो ये टॉपिक मेरा क्लियर है। धारा 26 में लिखा है कि 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं होंगे। जब भी 10% किसी भी स्कूल में 10% शिक्षक रिक्त हैं, तो भाई साहब भर्ती कराओ, ये RT धारा 26 में लिखा है। और अभी जो है वो 10% की व्यवस्था जो है गड़बड़ा रही है, तो भर्ती होने की संभावना ज़्यादा है, ज़्यादा होगी भर्ती। 30,000 खाली है, लेकिन इतनी कर दें तो ही घनी बात है। लेकिन ये धारा में उल्लेख है, धारा 26 ये कहती है कि 10% से अधिक शिक्षक हैं वो जो है पद रिक्त, उनको भरना पड़ेगा। हालांकि इसमें समय भी दे रखा है, ऐसी कोई बात नहीं है। धारा 27 क्या है कि आपको ड्यूटी लगानी है टीचरों की, तो किस में लगाएंगे, आप वोट कराइए बच्चों का, या बच्चों का क्या, कोई भी चुनाव है तो उसमें टीचर को करवाइए, टीचर से करवाइए, क्योंकि सबसे ईमानदार होता है, गड़बड़ नहीं करता। तो निर्वाचन में इसकी ड्यूटी लगा सकते हैं, जनगणना में लगा सकते हैं, कितना आदमी ही, कितना पशु ही, कितनी बकरी ही, तो जितनी प्रकार की गणना हो सब टीचर ने लगाई जाए। आपदा प्रबंधन आ जाए कोई, तो उन भी में भी केंद्र लगावा है। अब जी आपदा प्रबंधन एक प्रकार से किया, आपदा ही आ रही है कोरोना, तो हम ड्यूटी की लगा सी टीचर की, ठीक है। आगे देखो, धारा 28 क्या है कि निजी ट्यूशन आप नहीं करा सकते। आपका सिलेक्शन हो गया रीट में, तो आप निजी ट्यूशन नहीं दे सकते। इस प्रकार से आपने गलती की तो धारा 28 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार की व्यवस्था है, वो RT की धारा 28 में उल्लेख है। धारा 29 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 29 इसमें है कि CC को लागू करना, पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, और सतत एवं समग्र मूल्यांकन है उसको लागू किया, उसके अनुसार बच्चों को पढ़ाया जाए, लागू किया जाए, ठीक है। धारा 30 में लिखा है कि कक्षा 1 से 8 तक बोर्ड परीक्षा है वो नहीं ली जाएगी, बोर्ड परीक्षा नहीं ली जाएगी, और जैसे ही उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो जाएगी तो एक प्रमाण पत्र उनको देके उनको विदाई दी जाएगी। ये धारा 30 में लिखा है। वैसे इंपॉर्टेंट जो भी आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आपको आपने पहले पढ़ा है तो रिवीजन करने में आसानी रहेगी। धारा 31 क्या कह रही है कि RT की मॉनिटरिंग हेतु एक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 की एक व्यवस्था की गई है। तो ये भी एक मॉनिटरिंग खातर बात करेगी, अपने लिए इंपॉर्टेंट को नहीं। धारा 33 और 34 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद से संबंधित है। हाँ, पूछ ले था ने कि राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में कुल सदस्य कितना हुआ, तो 15 है, कितना 15। कार्यकाल 2 वर्ष हुए, गणपूर्ति हुए 50%, अध्यक्ष है को मानव विकास मंत्री हुए, मानव विकास मंत्री। अभी मैंने कमेंट करके जरूर बताया कि वर्तमान में मानव विकास मंत्री कौन है, बेरो पड़ेगा नहीं। बैठक प्रति 3 माह हुए, तो ये भी सलाहकार परिषदों संबंधित थोड़ा सा ज्ञान रखें। धारा 34 बाद में 35 इंपॉर्टेंट को नहीं, 37 को नहीं, 38 धारा इंपॉर्टेंट, 38 थोड़ी सी देख लिया। RT 2009 की क्रियान्वयन हेतु यानी काम करने हेतु राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये जो है मान्यता, मापदंड, पात्रता परीक्षा संबंधित कोई नियम बना सकती है। तो राजस्थान में
ऐसा हो चुका है। राजस्थान में धारा 38 के तहत एक नियम जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली जो है 2011 को 29 मार्च 2011 को अधिसूचना जारी करके 1 अप्रैल 2011 को इसे संपूर्ण देश में इसे लागू किया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी देखिए सारी चीज़ें हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस की हैं। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ों पर रिवीजन हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। फ्री एंड कंपलसरी है पहली चीज़, 6 से 14 वर्ष के लिए है। भारत कौन सा देश है? 135वां देश है। मौलिक अधिकार में उसका उल्लेख 21 क में है। नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद 45 में है। मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 क में है। पहले ये राज्यसभा में आया, फिर लोकसभा ने, फिर राष्ट्रपति ने। राज्यसभा में 20 जुलाई को आया था, 4 अगस्त 20 जुलाई राज्यसभा, 4 अगस्त लोकसभा, 26 अगस्त राष्ट्रपति। हाँ, 1 अप्रैल को संपूर्ण देश में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर को छोड़कर 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है। सबसे छोटा अध्याय 1 है, सबसे बड़ा अध्याय 4 है और इसका नाम ये है। अब देखो प्रमुख सीधी धाराओं पर बात करते हैं। हाँ, धारा 6 पे चलिए। धारा 4 क्या है? आयु के अनुसार है। धारा 5 टीसी देने से मना नहीं कर सकती, लेकिन धारा 6 याद रखिएगा, 1 से 5 तक के लिए दूरी है वो 1 किलोमीटर होनी चाहिए, 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर दूरी। हाँ, केंद्र और राज्य का अनुपात पूछे तो मोस्टली आपको 60-40 याद रखिएगा। पूर्वोत्तर राज्यों में ये 90-10 होगा। इसके बाद धारा 10 में अभिभावकों के यानी गार्जियन के दायित्व हैं, ठीक है। 12 भी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक निजी विद्यालय को 25% सीटें देने का आरक्षित है, ये भी याद रखिएगा। हाँ, धारा 14, आयु प्रमाण पत्र के अभाव में आप इसे कभी भी बच्चे को रोक नहीं सकते, उसको प्रवेश देना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उसके पास हैं तो माता पिता लिख के भी दे दें तो भी प्रवेश दिया जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। फेल नहीं कर सकते, ये भी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिए, ये इसमें संशोधन हो चुका है 16 में, अब बच्चे को फेल किया जा सकता है। दोबारा परीक्षा लेंगे, अगर उसमें भी वो फेल आता है तब आप बच्चे को 1 क्लास रोक सकते हैं। धारा 17 है वो खतरा है। 17 में मानसिक या शारीरिक रूप से दंडित नहीं कर सकते, प्रताड़ित नहीं कर सकते। और धारा 19, 18 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लीजिएगा, दोनों सेम ही है। एक में तो मान्यता नहीं है तो दिक्कत है, एक बार मान्यता लाने के लिए ये चीज़ें आप। हाँ, ये धारा 20 भी याद रखिएगा। 21 सबसे इंपॉर्टेंट है। 21 में लिखा है एसएमसी का गठन, सीधा प्रश्न आ जाता है एसएमसी का गठन धारा किस धारा में उल्लेख है? धारा 21 में एसएमसी, ठीक है, विद्यालय प्रबंधन समिति। इसमें देखो एक साधारण सभा होती है, एक कार्यकारिणी सभा। कार्यकारिणी सभा में न्यूनतम 15 सदस्य होते हैं, वर्तमान में कितने? 16। इसकी बैठक प्रत्येक महीने की अमावस्या को होती है। इसमें महिलाएं 50% भाग लेती हैं, 50% महिला को शामिल करना ही पड़ेगा। अभिभावकों की संख्या 75% होती है और कोरम या गणपूर्ति इसकी 1/3 होती है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। धारा 23 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 नहीं है। 23 में प्रत्येक जो राज्य है उसकी टेट के बारे में, इसकी पात्रता के बारे में, छूट के बारे में, ये सारी चीज़ें 23 में है। हाँ, धारा 24 को इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों के दायित्व। सीधा एक प्रश्न आएगा, शिक्षकों के दायित्व धारा किस धारा में उल्लेख है? तो धारा 24 के अंदर। देखो धारा 10 में अभिभावकों के दायित्व दे रखे हैं और धारा 24 में शिक्षकों के दायित्व हैं। धारा 25 जो है उसमें छात्र शिक्षक का अनुपात दे रखा है, आपको ये याद रखना है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। सामान्यतः आदर्श अनुपात प्राथमिक स्तर के लिए होता है 1:30, 150 छात्र होने पर 5 और 6, यानी टोटल पूछे तो 6, एक अध्यापक भी उसमें जुड़ जाता है, और 200 अधिक होने पर यह अनुपात हो जाता है 1:40। हाँ, लेवल 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट है, छात्र शिक्षक का अनुपात होगा 1:35 और प्रत्येक विषय के अध्यापक होंगे, ठीक है। इसके बाद सीधा चलिए आप, हाँ ये पूछा हुआ प्रश्न है एक बार, निर्वाचन इसमें किस किस में लगाया नहीं जा सकता? एक अध्यापक है उसमें उसको किस में नहीं लगाया जा सकता? तो 4 ऑप्शन में ये चीज़ डाल दें तो इसमें लगाया जा सकता है निर्वाचन में, जनगणना में, आपदा प्रबंधन में। मुख्य रूप से ये 3 कार्यों में लगाया जा सकता है। इसके बाद ये याद रखिएगा धारा 29 वाली। धारा 28 भी इंपॉर्टेंट है, निजी ट्यूशन है वो नहीं दे सकते। और शिक्षी प्रणाली और पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाना, ये धारा 29 में उल्लेख है। इसके बाद धारा 33 है, वो धारा 33 के नाम से याद मत रखिएगा, बस ऐसे याद रखिएगा। सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। उसका अध्यक्ष कौन होता है? मानव विकास मंत्री होता है, बस इतनी चीज़। और धारा 38 में दे रखा है कि आरटी को बनाने के लिए, आरटी को लागू करने के लिए राज्य सरकार को नियम बना सकती है। तो 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू कर दिया गया था। 29 मार्च को राजस्थान में एक अधिसूचना जारी की थी आरटी, ये धारा 2009 के अंतर्गत। तो दोस्तों ये कंप्लीट
हमने RT 2009 को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं छोड़ी हैं, कम समय में, कम तो नहीं हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया है, लेकिन चीज़ें बेहतर पड़ी हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको RT के बारे में पता है तो बहुत कुछ आप RT के बारे में जानते हैं। कहीं से भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं होगा। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी। और कल जो है वो हम डिस्कस करेंगे NCF 2005 के बारे में, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्रियात्मक अनुसंधान, ये दोनों में कल एक साथ आपको अपलोड कर दूंगा। इसके बाद कल आपको नया टॉपिक तैयार करना है जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे तैयार करना है कि कोई भी प्रश्न आ जाए गलत नहीं हो और 100% एग्जाम में मिले। टू द पॉइंट पढ़ना है, सारी चीज़ों को इंपॉर्टेंट ही चीज़ पढ़नी है। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो दिल से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और बाय बाय।